हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा लोग देखो, हम लोग अभी सेशन 4 तक तो सब कर लिए हैं, है ना। पूरा थ्योरी वाला पार्ट एटम का अपना झाला है। अब हम लोग न्यूमेरिकल वाला पार्ट करेंगे। तो एनसीईआरटी से मैंने क्वेश्चन उठाया है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल है, ठीक है, उसको आप खुद से कर लेना, बराबर। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी थ्योरेटिकल है। फिर भी देखिए, बोल रहा है कि जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसमें आपने कौन सा न्यूक्लियस लिया था टारगेट के नाम पे? टारगेट के नाम पे, टारगेट 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 निशाना, हाँ, उसके नाम पे आपने कौन सा न्यूक्लियस लिया था? गोल्ड का लिया था ना। और यहां से किसको मारा था? अल्फा पार्टिकल को। तो अल्फा पार्टिकल का मास कितना है? अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को मिलाकर हम कहते हैं एक अल्फा पार्टिकल। अब आपको तो पता है प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है। तो अल्फा पार्टिकल का मास कितना होगा? मास ऑफ 1 प्रोटॉन इंटू 4, 2 और 2 4। तो इसका मास कितना हो गया? 4 मास इंटू 1 प्रोटॉन, 4 इंटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन। ये जा रहा है गोल्ड को मारने के लिए। अब गोल्ड है हैवी, गोल्ड है हैवी, 197 गोल्ड है हैवी। तो हैवी न्यूक्लियस के पास जब ये छोटू सा अल्फा पार्टिकल जाएगा हाई स्पीड से, तो फुल चांस है कि अगर सेंटर पर मारा तो लौट जाएगा, फुल चांस है, समझे? हाँ, तो अच्छा खासा स्पीड से अगर एक छोटा सा पार्टिकल किसी बड़ा सा पार्टिकल को, हैवी पार्टिकल को अगर एकदम सेंट्रली मारेगा तो लौट के आ जाएगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हम लोग ये गोल्ड के जगह हाइड्रोजन ले ले, अब बताइए हाइड्रोजन एटम का मास कितना है? बस मास ऑफ प्रोटॉन। अभी मैं अगर जाकर वो डस्टबिन को मार दूं तो क्या मैं लौट के आ जाऊंगा? समझ रहे ना आप? बस ये हाइड्रोजन अगर हो गया तो बहुत ही हल्का हो जाएगा, हेवी नहीं होगा। इट्स वेरी लाइट, वेरी लाइट, इसके सामने 4 गुना हल्का। तो ये 4 गुना भारी ऑब्जेक्ट जब इसको मारने जाएगा तो क्या लौट के आएगा? नहीं लौट के आएगा। तो नहीं अगर लौट के आया तो आप एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे क्या? क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल लौट के आ रहे थे उसी बलबूते पर साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि सेंटर पे कुछ तो भी पॉजिटिवली चार्ज है जिसका नाम न्यूक्लियस है। रदरफोर्ड को न्यूक्लियस का डिस्कवरर क्यों बोलते हैं, समझे? तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अगर, हाइड्रोजन एटम अगर वो लेता तो वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते। तो ये सेकंड क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, है ना, सिंपल था लेकिन अच्छा था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ये क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नीट में और बोर्ड में आते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट, व्हाट इज द 3, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ फॉर पैस्टन सीरीज। अब पैस्टन का नाम सुनते बराबर आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? P = 3, है ना, और N = कितना होगा? तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, है कि नहीं? और दोनों उल्टा उल्टा होता है ना। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी। और बहुत ज्यादा एनर्जी कब होगा? जब बहुत दूर से इलेक्ट्रॉन आएगा ऑर्बिट नंबर 3 पे। ऑर्बिट नंबर 3 पे क्यों आएगा? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है पैस्टन सीरीज। तो n कितना हो जाएगा? बहुत दूर से, यानी इंफिनिटी। बस हो गया। 1/λ = r इंटू 1/p² माइनस n 1/n², ये फॉर्मूला है। तो वैल्यू पुट कर लीजिए। ये r की जगह 1.092 या 7 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 1/3² 9 अपॉन 1/∞। तो लैम्डा = क्या हो जाएगा फिर? 9/1.092 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। बाकी कैलकुलेशन पर ध्यान मत दीजिए, बस इस बात पर समझिए बात को कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जब भी बोलेगा n = इंफिनिटी लेने का, समझा? हाँ, और एक बात बता देता हूं, जब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोलेगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ
जब बोलेगा जिसका मतलब होता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसका मतलब होता है कम से कम एनर्जी। तो कम से कम एनर्जी कब होगा? जब अगले वाला घर से आएगा, नेक्स्ट वाला घर से आएगा, नेक्स्ट वाला ऑर्बिट से आएगा। तो उस समय पी तो होगा साइंटिस्ट के नाम पर, पी होगा साइंटिस्ट के नाम पर, और एन कितना होगा बेटा? p+1, यानी पी अगर 3 है तो एन 4 होगा, अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोला है तो, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोला है तो एन इंफिनिटी लेने का, और फॉर्मूला ये है। ओके, डन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बोल रहा है अ डिफरेंस ऑफ, क्वेश्चन सुनिए मस्त है, एनसीईआरटी है यार। अ डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी डिफरेंस 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट separates two energy levels in an atom। ठीक है। What is the frequency of radiation emitted when the atom make a transition from the upper level to lower level? बहुत ही सड़ियल सा क्वेश्चन है। ये मान लीजिए हायर लेवल है और ये मान लीजिए लोअर लेवल है। इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस कितना है? डेल्टा ई। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा तो जो लाइट निकलेगा, जो लाइट निकलेगा, क्यों निकलेगा? अरे बोर ने बोला है ना तीसरे पोस्टुलेट में, तो उसका क्या एनर्जी होगा? hc/λ। फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है तो hc/λ मत लिखिए, h न्यू। तो आपको समझ में आना चाहिए अकॉर्डिंग टू बोर थर्ड पोस्टुलेट रेडिएटेड एनर्जी कितना होता है? जितना हायर और लोअर का एनर्जी डिफरेंस होता है। और वो क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, तो इसे जूल में कन्वर्ट करना जरूरी है, क्योंकि आप जो फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे वो हर्ट्ज ऐसा यूनिट में होगा। तो क्या लिखने का? h न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई इन जूल। तो न्यू कितना होगा? डेल्टा ई अपॉन एच। तो डेल्टा ई जो है वो लिख दीजिए इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन एच 6.6263 जो है इंटू 10⁻34। इसको सॉल्व कर दीजिए, हर्ट्ज में आपका आंसर आ जाएगा। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है कि रेडियो वेव से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल क्यों नहीं है? सिंपल है यार, सिंपल है। अपना जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम, उसमें सबसे ऊपर आता है गामा, फिर आता है एक्सरे, फिर आता है यूवी, फिर आता है विबग्योर, विजिबल, फिर आता है इंफ्रारेड, फिर आता है माइक्रोवेव, फिर आता है रेडियो वेव। तो इसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, यानी इसका एनर्जी सबसे कम है। अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होगा और वेवलेंथ जो है वो बढ़ेगा। तो इसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, यानी इसका एनर्जी सबसे कम है। इसलिए किसी भी मेटल प्लेट को अगर आप रेडियो वेव दीजिएगा, रेडियो वेव्स अगर आप दीजिएगा तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को निकालना नामुमकिन है। इसलिए आंसर नो होगा। इज इट पॉसिबल टू हैव इलेक्ट्रॉन एमिशन बाय यूजिंग रेडियो वेव? नो। ऐसे क्वेश्चन डुअल नेचर का था, अभी दिमाग में एकदम से आ गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, 4 नंबर हो गया। ये 4 नंबर क्वेश्चन है, आपको पीडीएफ में भेज दूंगा, आप देख लेना अच्छे से। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी यानी टोटल एनर्जी इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी मतलब बेटा n इज इक्वल टू 1। एनर्जी का फॉर्मूला मुझे याद है, इट इज -me⁴ अपॉन एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर इंटू 1/n²। टोटल एनर्जी n पर इनवर्सली स्क्वायर डिपेंडेंट है, तो n की जगह अगर 1 पुट कीजिएगा तो ये सारे वैल्यूज इतना आएंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ऐसा बोला उसने 5 नंबर क्वेश्चन में। तो बोलता है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इट्स वेरी सिंपल, मैंने आपको पढ़ाया था कि टोटल एनर्जी जितना होता है काइनेटिक एनर्जी भी उतना ही होता है, बस प्लस में होता है। और मैंने आपको सिखाया था कि पोटेंशियल एनर्जी माइनस में होता है और टोटल एनर्जी जितना होता है उसका डबल होता है ना। तो
27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका डबल, तब ना दोनों को ऐड कीजिएगा तो 13.6 आएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। मैंने आपको पढ़ाया था कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी अगर नेगेटिव में है तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में होगा। ऐसा लिखिए कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का आधा माइनस में इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी। ऐसा ये रिलेशन आप याद कीजिए, समझे? हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अ हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड लेवल एब्जॉर्ब्स अ फोटोन। मतलब ग्राउंड लेवल पे हाइड्रोजन है, ग्राउंड लेवल पे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने का, ये मान लीजिए ग्राउंड लेवल है, दिस इज n इज इक्वल टू 1 है ना, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है, एब्जॉर्ब फोटोन, मतलब लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, अपर लेवल में जाएगा। कहां चले जाता है, n इज इक्वल टू 4 पे चला जाता है। ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहां चला जाता है इलेक्ट्रॉन, n इज इक्वल टू 4 पे चला जाता है। ठीक है, अच्छा एक और बना देता हूं। हाँ, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4 बराबर था ना रे। ये n इज इक्वल टू 2 है, ये n इज इक्वल टू 3 है, और ये n इज इक्वल टू 4 है। तो 4 पे चला गया इलेक्ट्रॉन, यहां वाला कहां चला गया, यहां चला गया। फिर पूछ रहा है डिटरमाइन द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। अरे यार, तो बहुत सिंपल है, ये तो इस क्वेश्चन जैसा है बट थोड़ा रिवर्स है। यहाँ एनर्जी डिफरेंस के हिसाब से लाइट दे रहा है, तो यहाँ लाइट कितना लेगा, जितना एनर्जी डिफरेंस है। सो इट्स वेरी सिंपल, हाइड्रोजन एटम का बात भी चल रहा है, तो ये जो एनर्जी इसने लिया h न्यू, ये जो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन ने लिया, ध्यान से सुनो, ये इलेक्ट्रॉन ने ये जो एनर्जी लिया, ये एनर्जी को यूज करके कहां चला जाएगा, वो 4th ऑर्बिट में चला जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं, n इज इक्वल टू 1 यानी ये ऑर्बिट, और n इज इक्वल टू 4 यानी ये ऑर्बिट, इन दोनों ऑर्बिट का एनर्जी का डिफरेंस ही h न्यू के बराबर है। नहीं समझ रहे? अरे यार, ये n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 4 है, यहां इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को आपने लाइट दिया कितना, h न्यू, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया। तो h न्यू किसके बराबर होगा, यहां का एनर्जी कितना है E1, यहां का एनर्जी है E4। तो बोर्स थर्ड पोस्टुलेट के हिसाब से रिवर्स, h न्यू इज इक्वल टू E4 माइनस E1, यही है ना बोर्स थर्ड पोस्टुलेट। हाँ, तो E4 क्या लिखने का, यहाँ फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला है टोटल एनर्जी का, तो E4 में क्या लिखने का, यहाँ लिखो, इधर देखो। तो h न्यू इज इक्वल टू E4 में क्या लिखने का, E4 में लिखने का माइनस m e का पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर n का स्क्वायर, n की जगह 4 का स्क्वायर, माइनस m e का पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ 8 लिखना भूल गया ना मैं, 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर n का स्क्वायर, और ये n का स्क्वायर की जगह n इज इक्वल टू 1। अरे बाबा, यहाँ का एनर्जी माइनस यहाँ का एनर्जी इज इक्वल टू जो लाइट एनर्जी आपने दिया था, तो लिखा मैंने बराबर। अब क्या करने का, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो m e का पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर n कॉमन ले लीजिए, तो ये वाला 1 हो जाएगा और ये वाला 1/4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। गलत बोला क्या, देखो m e का पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो मैंने वो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, 1/16 बचेगा। तो 1 माइनस 1/16 कितना होगा, अच्छा ये कितना होगा, 13.6 होगा, काय में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और ये कितना हो जाएगा, 16 माइनस 1 15/16, ये क्या हो जाएगा, h न्यू हो गया।
तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ऊपर कहां जाएगा, छत में रिकॉर्डिंग करेगा क्या। तो क्या आया, एच न्यू इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 15/16। तो इधर जो फ्रीक्वेंसी आप ढूंढोगे वो हर्ट्ज पे ढूंढोगे, वो ऐसा यूनिट है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 15/16 इज इक्वल टू न्यू अपॉन x 6.63 इंटू 10⁻34। इसको सॉल्व कीजिए, आपको न्यू मिल जाएगा। और c इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, से लैम्डा आप निकाल सकते हैं, है कि नहीं, आखिर लाइट का स्पीड c होता है ना, तो लैम्डा इज इक्वल टू c बाई न्यू, यहाँ पर वो न्यू पुट करना है जो यहाँ से आएगा। तो इट्स इजी, बस आप इस चीज को समझे कि नहीं समझे बताइए। बाकी मैंने क्या किया, इसका एक्सप्रेशन लिखा, इसका एक्सप्रेशन लिखा, ये पार्ट कॉमन लिया। मुझे ये पार्ट पता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, मुझे पता है। आप भी याद रखो कि अगर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला -me⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर n का स्क्वायर है, तो अगर n का स्क्वायर को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो यहाँ पर टर्म्स हैं वो कितना हो जाता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर। किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। बाकियों के लिए क्या होगा, ऊपर z स्क्वायर भी होगा, जो हाइड्रोजन लाइक होगा उसके लिए ऊपर z स्क्वायर होगा। समझ गए, ठीक है। तो 6 नंबर हो गया, अच्छे से 6 नंबर दोबारा करना, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, यूजिंग बोर्स मॉडल कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम इन द n is equal to 1 2 3 level and calculate the orbital period in each of this। यानी आपको वेलोसिटी निकालना है, आपको वेलोसिटी निकालना है और ऑर्बिटल पीरियड निकालना है, वेलोसिटी निकालना है और ऑर्बिटल पीरियड निकालना है, ठीक है। तो सेशन 3 में जो मैंने आपको वेलोसिटी का 3 में या शायद 2 में या 3 में, सेशन 3 में या शायद 2 में, पता नहीं, मैंने आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल कर दिया था जो मुझे याद नहीं है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा मुझे याद नहीं, जो भी है वेलोसिटी का जो भी फॉर्मूला है ना, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/n। समझ में आया। तो क्या करने का, पहले वेलोसिटी का जो भी फॉर्मूला है, मान लीजिए सम कांस्टेंट k/n, ठीक है, ये k क्या होगा आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू k/n, तो यहां पर आप क्या करना, n इज इक्वल टू 1 पुट करना, n इज इक्वल टू 1 पुट करना। यानी एक बार आप क्या करना, k सॉल्व कर लेना, एक बार आप k को सॉल्व कर लेना, फिर आप क्या करना कि v1 इज इक्वल टू k/1 करके आप v1 निकाल लेना, v2 इज इक्वल टू k/2 करके आप v2 निकाल लेना, और v3 इज इक्वल टू आप k/3 करके आप v3 निकाल लेना। k क्या है देख लेना, ठीक है। हाँ, अब रहा कैलकुलेट द ऑर्बिटल पीरियड। सिंपल है यार, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π/ω, और सिंस वो सर्कुलर मोशन है तो ओमेगा की जगह लिख सकते हैं आप v/r, v/r। अब v जो है वो k इंटू k/n है, v क्या है k/n, और r क्या है, r है सम डिफरेंट कांस्टेंट k डैश इंटू n स्क्वायर। r का डिपेंडेंस कैसा है, n स्क्वायर, ठीक है, सम डिफरेंट कांस्टेंट। तो क्या करने का, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π k डैश बाई k इंटू n क्यूब हो गया। तो इस चीज को आप सॉल्व कर लेना, और t1 कैसे निकालोगे, ये चीज का वैल्यू मान लो l आ रहा है, l नहीं, मान लो c आ रहा है, ये चीज का वैल्यू, तो n की जगह 1 पुट करना तो t1 आ जाएगा। फिर क्या करना, c इंटू n की जगह 2 पुट करना, फिर क्या करना, t3 इज इक्वल टू n की जगह 3 पुट करना। समझे, बस आपको ये c जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, 2π k डैश बाई k। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है, आप फॉर्मूला देख लेना बस। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है। बोर्स का फर्स्ट और सेकंड पोस्टुलेट यूज करके मैंने ऑर्बिट का रेडियस निकाला था और इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी निकालना था।
तो दोनों फॉर्मूला यहाँ पर काम आ रहा है, मुझे सिर्फ एनर्जी का ही फॉर्मूला याद है। अच्छा क्वेश्चन नंबर, और अभी मैं ये फोन ले भी नहीं सकता, इससे रिकॉर्ड हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है द रेडियस ऑफ इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ एन हाइड्रोजन एटम, इनरमोस्ट मतलब R1, 5.3 into 10⁻⁻11 मीटर। Then what are the radii of n is equal to 2, n is equal to 3? Very simple, ये काम आएगा। R2 by R1 is equal to N2 by N1 का स्क्वायर, यहां से लिया मैंने, R proportional to N square. So it's very simple. ऐसे क्वेश्चन नीट में आते हैं, ठीक है। हाँ JW में आता है कभी कभी, थोड़ा सिंपल अगर किस वक्त अच्छा रहा तो ऐसे क्वेश्चन JW में भी आते हैं। तो R2 by R1 की जगह में 5.3 into 10⁻⁻11 is equal to N2 की जगह 2 का स्क्वायर 4 और 1 की जगह 1 का स्क्वायर 1, तो R2 निकाल लेने का है ना, R2 यहां से मल्टीप्लाई करके निकाल लो। फिर क्या करना, यही फॉर्मूला दोबारा यूज करना, क्योंकि उसने फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस देकर सेकंड और थर्ड का ऑर्बिट का रेडियस पूछा है। तो R3 by R1 is equal to N3 by N1 का स्क्वायर, तो R3 by वही 5.3 10⁻⁻11 is equal to N3 की जगह 3 का स्क्वायर 9 और 1, तो R3 भी निकल जाएगा। तो सिंपल था ये क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, 9 नंबर क्वेश्चन है कि a 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बीम इज यूज्ड टू बम्बार्ड अ गैसियस हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर, व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंथ विल बी एमिटेड। वाओ गुड, क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से देखिएगा, इसके बहुत सारे आंसर्स हैं। ये मान लीजिए हाइड्रोजन का गैस है, ये मान लीजिए हाइड्रोजन का गैसियस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मान लीजिए गैस है, ठीक है। तो आपने H2 नहीं H लिखते, आपने क्या किया, इसको 12.5 इलेक्ट्रॉन बीम दिया, यानी इसको आपने एनर्जी दिया कितना, 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आपने इसको एनर्जी दिया। तो एनर्जी देने से क्या होगा, हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपर लेवल में चले जाएंगे। तो कितना अपर चले जाएंगे, कितना अपर चले जाएंगे, है कहां अभी, n इज इक्वल टू 1 पे है, तो कितना दूर चले जाएंगे वो आपको ढूंढना है, पहले ढूंढ लेते हैं चलिए। तो वही फॉर्मूला, बोर्स पोस्टुलेट, डिफरेंस एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू एनर्जी ये वाला En माइनस E1। अरे यार तुम जो एनर्जी दे रहे हो वो एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, पहले ऑर्बिट से कोई nth ऑर्बिट पे चला जा रहा है। तो अगर तुमको एनर्जी गिवन है तो तुम वो nth ऑर्बिट निकाल सकते हो, कैसे ना, nth ऑर्बिट का एनर्जी माइनस फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी इज इक्वल टू जो एनर्जी आप उसको दे रहे हैं, ठीक है। हाँ तो nth ऑर्बिट का एनर्जी वही माइनस m⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर n का स्क्वायर बराबर, और फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी माइनस m⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर n का स्क्वायर की जगह 1 है ना, हो गया। और इधर 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा इस बार, क्योंकि इसका वैल्यू कितना है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई n स्क्वायर, ये वाला n स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हो गया, तो हो गया, इसको इधर लाओ, उसको उधर ले जाओ। तो 13.6 माइनस 12.5 कितना होगा, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इधर कितना है 13.6 बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा ना, हाँ, तो ये इधर आ गया प्लस हो गया, उधर 13.6 माइनस 12.5 बराबर है। तो इससे क्या करो तुम n स्क्वायर निकाल लो, 13.6 बाई 1.1, तो n स्क्वायर है ये, तो n कितना होगा अंडर रूट ऑफ 13.6 बाई 1.1, तो 10 का रूट कितना होगा 3, तो n इज इक्वल टू लगभग 3 होगा, समझे, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो यानी थर्ड ऑर्बिट में है, ये निकल गया, थर्ड ऑर्बिट में है। अब देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंथ विल बी एमिटेड। ध्यान से देखना, तीसरे से एक नंबर पे एक बार में आ जाएगा जरूरी नहीं है,
तो हमें यहाँ पर n इजिकल टू 1 2 3 तीनों बनाना पड़ेगा। तो हो सकता है कि तीसरे पे 1 पे डायरेक्ट आ जाए, हो सकता है कि तीसरे पे 2 पे आए और फिर 2 से 1 पे आए, है ना। तो 3 वेवलेंथ हो गए, क्योंकि यहां से जब यहां आएगा तब एक वेवलेंथ होगा, कौन सा, लाइमन सीरीज। यहां से जब यहां आएगा तब एक वेवलेंथ होगा, कौन सा, बाल्मर सीरीज। और यहां से जब यहां आएगा तब एक वेवलेंथ होगा, कौन सा, लाइमन सीरीज। तो तीनों वेवलेंथ तुमको निकालना पड़ेगा, है ना। तो ध्यान से देखना कैसे करोगे। तो मैं मान लेता हूं इसको फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको भी सेकंड मान लेता हूं, सॉरी, हाँ इसको सेकंड मान लेता हूं, इसको थर्ड मान लेता हूं। ऐसा क्यों किया सर? अरे 1 और 2 का जो आंसर आएगा वो मैं बोल दूंगा दोनों लाइमन सीरीज के लिए है, अल्ट्रावायलेट, और 3 के लिए जो आंसर आएगा वो मैं बोल दूंगा बाल्मर सीरीज के लिए है। तो चलो पहले हम एक नंबर करते हैं, कैसे करेंगे ध्यान से देखना। 1 बाई वेवलेंथ इज इक्वल टू आर इंटू 1 बाई पी का स्क्वायर माइनस 1 बाई एन का स्क्वायर। सॉल्व तुम करना। आर का वैल्यू कितना पुट करोगे? आर का वैल्यू पुट करोगे 1.097 10 टू द पावर माइनस सॉरी प्लस 7, ये पुट करोगे आर का वैल्यू। तुम करना खुद से, हाँ, लैम्डा 1 मतलब ये इसका लैम्डा, ठीक है। तो 1 बाई लैम्डा 1 इज इक्वल टू आर इंटू पी की जगह क्या लिखोगे 1 और एन की जगह क्या लिखोगे 3। सॉल्व कर लोगे, इससे मिलेगा लैम्डा 1। सिमिलरली यहां देखो नंबर 2 कौन है? 2 से 1, n इजिकल टू 2 से n इजिकल टू 1। तो फॉर्मूला 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 1 बाई पी स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। तो क्या करने का, p पुट करने का 1 और n पुट करने का 2 और r ये पुट करने का और लैम्डा 2 निकालने का। तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 जो आएगा वो लाइमन सीरीज का होगा। दोनों आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करोगे, देखो 3 में 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। आर की जगह वही पुट करने का और पी की जगह पुट करने का, कौन सा है 3, कौन सा है 3 से 2, तो पी की जगह पुट करने का 2 और एन की जगह पुट करने का 3 और लैम्डा 3 निकालने का। तो ये बाल्मर सीरीज का होगा, ये लाइमन सीरीज का होगा और ये भी लाइमन सीरीज का होगा। सॉल्व करो, बताओ आंसर कितना होगा। समझ में आया कैसे करेगा? समझ में आना चाहिए बेटा। पहले तुमने क्या किया, इतना एनर्जी देकर तुम उसको कितने ऊपर तक पहुंचा सकते हो वो कैलकुलेट कर लिया। कैसे? एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस। m e का पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर, ये 13.6 होता है, तो मैंने फायदा उठा लिया। 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर और 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको सॉल्व करके मैंने n निकाल लिया 3। अब 3 से 1 पे आ सकता है, 3 से 2 पे और फिर 2 पे 1 पे आ सकता है। तो 3 तरह का वेवलेंथ निकलेगा। जब वो 3 से 1 पे आएगा तब लाइमन निकलेगा, जब वो 2 से 1 पे आएगा तब लाइमन निकलेगा और जब वो 3 से 2 पे आएगा तब लाइमन निकलेगा। फॉर्मूला वही है, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 1 बाई पी स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। पी क्या होता है, जिस पे गिरता है, और एन क्या होता है, जहां से गिरता है। पी फॉर पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, करना अच्छे से करना। क्वेश्चन नंबर 10, आहा 10 नंबर क्वेश्चन देखो। इन अकॉर्डेंस विथ बोर्स मॉडल फाइंड द क्वांटम नंबर दैट characterizes Earth's revolution around the sun in an orbit of radius 1.5। ये देखिए, ये मान लीजिए अपना सूर्य देवता है और ये मान लीजिए अर्थ है, धरती माता अर्थ। तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। छोटा सा है, अभी चल जाता मैं, ठीक है। और ऑर्बिटल स्पीड दिया हुआ है, ऑर्बिटल स्पीड, वेलोसिटी, ऑर्बिटल स्पीड यानी क्रिटिकल स्पीड दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg और मास ऑफ सन नहीं दिया है। ओके फाइन, तो मास ऑफ अर्थ का ही जरूरत है, मास ऑफ सन का जरूरत नहीं है।
तो अपन क्या करेंगे मालूम है, वो क्या बोल रहा, बोर्स मॉडल के हिसाब से, बाप रे बाप, बोर्स मॉडल के हिसाब से पता करो कि ये कौन सा ऑर्बिट होगा, यानी अगर ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है तो कौन सा ऑर्बिट होगा, अगर डिस्टेंस इतना हुआ और स्पीड इतना हुआ तो कौन सा ऑर्बिट होगा पता करो। तो कैसे पता करोगे, सिंपल है यार, देखो तुम्हारे पास रेडियस का वैल्यू है, तुम्हारे पास वेलोसिटी का वैल्यू है, तो तुम क्या करना, तुम v इज इक्वल टू वो फॉर्मूला लिखना k/n, ठीक है, और k का जो वैल्यूज है वो सब पुट करना, और क्या करना, r का जो वैल्यू है रेडियस वो क्या है k' इंटू n स्क्वायर, हाँ हो गया, चला बस हो गया। वैसे तो n यहीं से निकल जाएगा या फिर n यहां से भी निकल जाएगा, रेडियस दिया है यार, रेडियस यहां पुट करना, फॉर्मूला देखकर k' निकालना। सेशन 2 में या 3 में मैंने बताया आपको, सेशन 2 है शायद, सेशन 2, तो k' वहां दिया है, मतलब सेशन 2 में मैंने k' नहीं बोला है, r का जो फॉर्मूला है वो तुम लिखना और वो पुट करके n निकाल लेना, सिंपल है, कुछ खास नहीं है। बस वही है कि अपने को क्यों एक क्वेश्चन दिया, अपने को समझ में आएगा कि n अगर सोलर सिस्टम में लगा दिया जाए बोर्स मॉडल तो n जो है वो बहुत ही ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा, 10⁻70 में आएगा। अब इतना बड़ा ऑर्बिट थोड़ी ना होता है। कैसे करेगा समझा, रेडियस दिया है, वेलोसिटी दिया है, मास दिया है, रेडियस के फॉर्मूले में मास है, रेडियस के फॉर्मूले में k' की जगह देखिएगा कहीं ना कहीं मास होगा, वेलोसिटी के फॉर्मूले में मास नहीं है, या तो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए या फिर आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए, दोनों से सेम आंसर आएगा। समझ में आया? ठीक है, करके देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो जो सिंपल वाले क्वेश्चन तो सब हो गए, अब एडिशनल वाले क्वेश्चन से। एडिशन वाले में जो पहला क्वेश्चन है 11 नंबर, वो आप खुद से करना, थ्योरेटिकल है, करना जरूर, मस्त क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन भी खुद से ही करना, बेकार है। 13 नंबर क्वेश्चन ये सही है। 13 नंबर क्वेश्चन बेटा सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। 13 नंबर क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन, एक फॉर्मूला लाओ, ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड when a hydrogen atom de-excites from a level n to a level n-1। चलो यहां तक करते हैं। पहले कहने का मतलब ये है कि एक मान लो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये लेवल n है, और एक उसके अंदर का लेवल मान लो n-1 है। तो यहां से यहां तक जब इलेक्ट्रॉन गिरेगा, n से n-1 जब इलेक्ट्रॉन गिरेगा तो उस समय जो यहां से लाइट निकलेगा अकॉर्डिंग टू बोर्स थर्ड पोस्टुलेट, उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा उसका एक्सप्रेशन निकालो। तो वेरी सिंपल यार, एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ लाइट कितना h न्यू इज इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस यानी En-En-1। तो सिंपल है, एनर्जी का फॉर्मूला वही me⁴ एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर n का स्क्वायर माइनस माइनस me⁴ एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर n की जगह n-1 का स्क्वायर। समझ में आ गया? हाँ, है ना। अब देखो, न्यू इज इक्वल टू माइनस me⁴, मैं क्या बोल रहा, यहां से इतना टर्म ना कॉमन निकाल लो, यहां से और यहां से कॉमन निकाल लो और उसको पहले लिखो क्योंकि वो प्लस हो जाएगा। तो me⁴ एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर इंटू 1/n-1 होल स्क्वायर माइनस 1/n²। मैथ से, पूरा मैथ से। तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, me⁴ एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ये h अगर यहाँ आया तो कितना हो जाएगा h³। अब इसको लिखो n इंटू n-1 का होल स्क्वायर, एलसीएम
ये भी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया, इधर आएगा n स्क्वायर और इधर आएगा n-1 होल स्क्वायर, ऐसा। n-1 का होल स्क्वायर कितना होता है यार, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, बाहर माइनस था ना तो सबका साइन चेंज कर दिया, माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n, ठीक है। n स्क्वायर कैंसिल हो गया तो आपको आपका आंसर भेटला कितना, 2n-1 अपॉन n इंटू n-1 का होल क्यूब स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रॉप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आया है इसी को क्या बोला क्वेश्चन में, हाइड्रोजन एटम डी एक्साइट्स, ऐसा डी एक्साइट्स। एक्साइट्स मतलब नीचे से ऊपर जाना और डी एक्साइट्स मतलब ऊपर से नीचे आना। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन बोल रहा है फॉर लार्ज एन शो दैट दिस फ्रीक्वेंसी इक्वल्स द क्लासिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। क्लासिकल फ्रीक्वेंसी क्या होता है यार, वो पहले अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लासिकल फ्रीक्वेंसी, क्लासिकल फ्रीक्वेंसी मतलब क्लासिकल फिजिक्स का फ्रीक्वेंसी, मतलब मैकेनिक्स, सिंपल मैकेनिक्स। इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है b स्पीड से, रेडियस r, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा या फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, पहले टाइम पीरियड निकाल लो, 2 पाई डिस्टेंस बाई स्पीड, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा v बाई 2 पाई r। फिर क्या करना, वही v की जगह फॉर्मूला पुट करना, v इज इक्वल टू k बाई n, 2 पाई, r की जगह पुट करना k डैश इंटू एन स्क्वायर, ये k और k डैश देख लेना किताब से, तो k अपॉन 2 पाई k डैश अपॉन 1 बाई n क्यूब, तो ये फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, क्लासिकल फ्रीक्वेंसी इतना आ रहा है, क्लासिकल फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट ऑन 1 बाई n क्यूब। अब ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी का आया है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में अगर n बहुत लार्ज है, पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला क्या है पहले वो लिखेंगे, फॉर्मूला क्या है भाई पहले वो लिख लो। फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू m e का पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर इंटू 2n-1 अपॉन n इंटू n-1 का स्क्वायर। याद हो गया भाई, बराबर हो गया, हाँ नहीं देखा गलत हो गया, h क्यूब। तो ये जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है इसमें n अगर बहुत ज्यादा हुआ, इफ n इज वेरी वेरी लार्ज, तो हम डिनोमिनेटर में पहले लिखो इसको ठीक से, m e का पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर 2n-1 बाई n इंटू n-1 का होल स्क्वायर, यानी n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो सिंपल है ना यार, सिंपल है, n स्क्वायर माइनस n का होल स्क्वायर। n अगर बहुत लार्ज हुआ, इसको ऐसे रहने दो यार, n अगर बहुत लार्ज हुआ तो 2n-1 नियरली इक्वल टू 2n, है कि नहीं, और n-1 इज नियरली इक्वल टू n, बराबर, धन्यवाद। तो m e का पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का क्यूब ऊपर 2n, अरे बाबा 2n अगर n अगर बहुत लार्ज हुआ, बहुत लार्ज, n अगर बहुत लार्ज हुआ, लार्ज n, तो 2n से 1 कम कर दीजिएगा तो क्या होगा, n से 1 कम कर दीजिए क्या होगा, उतनी मिलेगा लगभग, हाँ। तो 2n-1 की जगह 2n और n-1 की जगह n, तो n का स्क्वायर इंटू n का क्यूब, इसका भी स्क्वायर था क्या, हाँ, n का स्क्वायर इंटू n का स्क्वायर कितना हो गया, n का पावर 4। इसको सॉल्व कीजिए कितना होगा, m e का पावर 4 अपॉन 2 4 जा 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का क्यूब n का क्यूब। तो ये जो फ्रीक्वेंसी निकल रहा है फॉर लार्ज n, और ये जो फ्रीक्वेंसी निकल रहा है k और k डैश पुट करके देखिएगा ये सेम होगा।
समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 13 झाला। क्वेश्चन नंबर 14 खुद से करना, बेकार है। क्वेश्चन नंबर 15 भी बेकार है यार। क्वेश्चन नंबर 15 तुम खुद से कर सकता आराम से। 16 नंबर, 17 नंबर, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन टाइम टेकिंग, फालतू, खाली कैलकुलेशन कैलकुलेशन है। स्टेट बोर्ड में कुछ क्वेश्चन है, देखिए मैं कर देता हूँ, उसमें भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का हो गया, ठीक है, एडिशनल एडवांस दोनों हो गया। स्टेट बोर्ड में बेटा कुछ क्वेश्चन से मस्त मस्त क्वेश्चन नंबर जैसे है 6 क्वेश्चन स्टेट बोर्ड में, नया वाला बुक, नया वाला बुक का 6th क्वेश्चन। डिटरमाइन द सीरीज लिमिट, डिटरमाइन द सीरीज लिमिट of Paxton and Pfund series, Paxton and Pfund series, given that the limit for Lyman series is 912 एंगस्ट्रॉम। अच्छा क्वेश्चन है, यानी अगर लाइमन के लिए 912 है तो पैस्टन और पीफंड के लिए कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा हूं मैं स्टेट बोर्ड का। स्टेट बोर्ड बोल रहा है कि लाइमन मतलब P = 1 के लिए लैम्डा कितना आ रहा है, 912 एंगस्ट्रॉम। तो पैस्टन यानी P = 3 के लिए लैम्डा कितना होगा, और पीफंड यानी P = 5 के लिए लैम्डा कितना होगा। सिंपल है यार। इस क्वेश्चन में क्या मिसिंग है बताओ? जब तुमको लैम्डा भी दिया है, P भी दिया है, तो क्या मिसिंग है? N कहां से आ रहा है? तो गिवन 1/r = 1/p² - 1/n²। तो 1/λ की जगह 912 इंटू 10⁻, एंगस्ट्रॉम है ना, तो 10⁻⁻10, तो 1.097 10⁻7, 1/p का स्क्वायर 1 - 1/n²। तो यहां से तुम n निकाल लोगे, कैलकुलेट करके यहां से n निकाल लोगे, फिर वो n पुट करना ये वाले डेटा के लिए और ये वाले डेटा के लिए। ये वाले डेटा के लिए करके दिखा रहा हूं। 1/λ3 = r इंटू 1/p5 का स्क्वायर, सॉरी p3 का स्क्वायर माइनस 1/n²। तो क्या करने का, 1/λ3 = 1.097 10⁻7 इंटू 1/p3 यानी 3 का स्क्वायर 9, अब p3 यानी 3 9 माइनस 1/n²। तो क्या करना, ये जो n आएगा उसको यहां पुट करना और लैम्डा निकाल लेना। फिर इसके लिए लिखना फॉर्मूला, p की जगह 5 लिखना, हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन समझ गया। 8 9 थ्योरी है, 10 नंबर न्यूक्लियस का क्वेश्चन है। उसके बाद बोल रहा है एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम स्टेज इन इट्स सेकेंड ऑर्बिट फॉर 10⁻⁻8 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11 मस्त क्वेश्चन है बेटा, मस्त क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन स्टेज इन सेकेंड ऑर्बिट फॉर 10⁻⁸ सेकेंड। यह क्यों था फिर? तो हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस विल इट मेक अराउंड द न्यूक्लियस इन दिस मच टाइम। यानी सर्कल का अगर आपको डिस्टेंस पता रहे, 2πr अगर पता रहे, अगर इलेक्ट्रॉन का आपको स्पीड पता रहे, तो आप नहीं बता सकते कि इतने देर के लिए वो कितना बार घूम लेगा। सिंपल है ना। हाँ देखो क्या करने का, पहले तो निकालने का कि यहां पर कितना उसका फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी = क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्पीड बाई डिस्टेंस, v/2πr। अबे 2πr/v क्या होता है, टाइम पीरियड। 2πr/v, 2πr डिस्टेंस और v वेलोसिटी, तो 2πr/v क्या होगा, टाइम पीरियड, और 1 टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। से मैंने पलट के लिखा है, ठीक है। तो वेलोसिटी की जगह वही लिखना k/n, और 2πr की जगह लिखना k' × n²। तो कितना हो जाएगा, k/n
k डैश 2 पाई m क्यूब, ये निकल गया फ्रीक्वेंसी, यानी 1 सेकंड में इतनी बार घूमेगा वो, 1 सेकंड में इतना बार वो घूमेगा। तो इतना सेकंड में कितना बार घूमेगा, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इज इक्वल टू f इंटू 10⁻⁻8 आंसर। समझा? तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा न्यूक्लियस का है, 13 न्यूक्लियस का है। क्या है? स्टेट बोर्ड में एटम, मॉलिक्यूल, न्यूक्लियर साथ में है। फिर 14, 15 न्यूक्लियस, 16 न्यूक्लियस, 17 न्यूक्लियस, 18 न्यूक्लियस, 19 न्यूक्लियस, 20 न्यूक्लियस, 21 न्यूक्लियस, 22 न्यूक्लियस, 24, 23 सब न्यूक्लियस। झाला। तो बेटा न्यूमेरिकल हो गए। अब आप कोशिश करो, अपना टैब से जितने क्वेश्चन है वो करो, वो हो जाएगा तो कोई रेफरेंस बुक से करो, ठीक है। जितना क्वेश्चन मैंने नहीं किया उसको करो। और याद रखना मॉडर्न फिजिक्स में ना थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो कोई भी एंट्रेंस वाला किताब से आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करो। किसी एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होते हैं, तो 4 ऑप्शन में अगर कोई एक सही है, सिर्फ उसको जानकर खत्म मत कर दो, ये भी पता करो कि बाकी 3 ऑप्शन गलत क्यों है, उससे तुम्हारा नॉलेज और बढ़ेगा इफ पॉसिबल। चीयर्स। मिलते हैं सेशन 6 में, न्यूक्लियस स्टार्ट करेंगे।